सरोज जी। साथियों, कौशाम्बी की इस ऐतिहासिक बुद्धपुरी की धरती पर सामाजिक जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बड़े भाई आदरणीय गिरीश पासी जी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भाई अरुण विद्यार्थी जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कौशाम्बी, मंच पर उपस्थित आदरणीय राम लखन बाबू जी, मंच पर उपस्थित राम बहोरी रिटायर्ड कानून गो साहब, मंच पर उपस्थित केशव प्रसाद जी रिटायर्ड फौजी, मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र पासी जी, राजेश भारती जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता मुनीश सरोज जी, चंद्रशेखर पासी जी, दीपक एडवोकेट जी, रवि प्रकाश जी, पंडित सरोज जी और एवं आज इस कार्यक्रम के आयोजक मंडली रहे राम नरेश पासी जी, सुनील पासी जी, मनोज पासी जी, सुजीत पासी जी, जगदीश प्रसाद जी, भैयालाल जी, बीरेंद्र पासी जी, अमित पासी जी, छोटन पासी जी, नवनीत पासी जी, मिलन पासी जी, बलराम पासी जी, अमर पासी जी, धर्मपाल पासी जी, जवाहर पासी जी, जलद पासी जी, हीरा पासी जी। हम आपके कार्यक्रम आयोजक मित्र मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, कुछ इस कार्यक्रम में बोलने से पहले हम सबसे पहले अपने महापुरुषों को, महाराजा बिजली पासी जी को नमन करते हैं, किसानों के मसीहा जननायक मदारी पासी जी को नमन करते हैं। 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाली वीरांगना उदा देवी जी को नमन करते हैं। जराइम पेशा एक्ट मुक्तिदाता बापू महाशय मसूरियाद्दीन जी को नमन करते हैं। इसी धरती से केंद्रीय सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे पासी धर्मवीर भारती जी को नमन करते हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को पहचान दिलाने वाले, स्थापित करने वाले स्वर्गीय राम समझ पासी जी को हम नमन करते हैं। साथियों, साथ ही साथ 1857 की क्रांति की महान नायिका 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाली कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रतिमा का अनावरण करने वाले, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करके वीरांगना उदा देवी को सम्मान देने वाले, महाराजा बिजली पासी के नाम पर डाक टिकट जारी करके पासी समाज का मान सम्मान बढ़ाने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने वाले, संसद भवन के अंदर लाख विरोध के बावजूद भी बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने वाले और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले, 1990 के पहले दलित समाज जो बौद्ध धर्म अपना लेता था उसका आरक्षण खत्म हो जाता था। 1990 में संविधान संशोधन करके बौद्ध धर्म करने वाले दलितों का भी आरक्षण दिलवाने वाले, दलित उत्पीड़न का सुरक्षा कवच जिसे हम हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं 1990 में लागू करवाने वाले, साथ ही साथ रेल मंत्री रहते हुए हजार खान मजदूरों और रेलवे मजदूरों को परमानेंट नौकरी देने वाले, दूरसंचार मंत्री रहते हुए हर घर में टेलीफोन और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल के लिए नई क्रांति पैदा करने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं एवं नमन करते हैं। मित्रों, आज इस सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है मित्रों, और निश्चित रूप से समाज में ऐसी जागरूकता का कार्यक्रम होना चाहिए। समाज में किसी भी समाज को जगाने के लिए सामाजिक जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता, शैक्षणिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए मेरे मित्रों। और साथ ही साथ ऐतिहासिक जागरूकता भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज को उन्नति के लिए उसका ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति आती है और शक्ति से सत्ता हासिल होती है। मेरे नौजवान साथियों, वैसे भी
पासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। पासी समाज का इतिहास महाराजा बिजली पासी का इतिहास रहा है। पासी समाज का इतिहास सातन महाराजा सातन पासी का इतिहास रहा है। पासी समाज का इतिहास महाराजा लाखन पासी का रहा है। पासी समाज का इतिहास महाराजा सुहेलदेव पासी का रहा है। मित्रों, इस तरीके से पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, आज यह सोचने और समझने का विषय है कि हमारा अतीत कितना स्वर्णिम रहा है और वर्तमान कितना दयनीय हो गया है। इसका मूल कारण है मित्रों कि हम कुषाणों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े, हम मुगलों से लड़े, यहाँ तक कि हम इस देश के काले अंग्रेजों से भी लड़ने का काम किया। हम लड़ते लड़ते गरीब हुए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि पासी समाज के अंतिम शासक बाराबंकी के महाराजा गंगाबख्श सिंह रावत थे। गंगाबख्श सिंह रावत थे। जब अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य को हड़पने के लिए, उनको बेदखल करने के लिए चढ़ाई करने का काम किया था, तो महाराजा गंगाबख्श सिंह रावत चाहते तो औरों की तरह अंग्रेजों से समझौता कर सकते थे, अपने साम्राज्य को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मान और सम्मान को अंग्रेजों के यहाँ गिरवे रखने का काम नहीं किया, बल्कि बहुत बहादुरी से लड़ने का काम किया और पहले युद्ध में अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया साथियों। लेकिन यह जीत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, क्योंकि अंग्रेजों की बहुत बड़ी विशाल सेना होती है, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। जब दोबारा आक्रमण करने का काम करते हैं तो भी महाराजा गंगाबख्श सिंह रावत और उनके पुत्र अपने सैनिकों के साथ बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन इस युद्ध में बाप और बेटे दोनों मारे जाते हैं। खुलेआम पासी समाज के सैनिकों का कत्लेआम होता है, उसके बावजूद भी पासी समाज के लोग हताश नहीं होते हैं, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, उनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके बावजूद भी उसके बाद गोरिल्ला युद्ध चालू करने का काम करते हैं। पासी समाज के रणबांकुरे अंग्रेजों को जहां पाते थे उन पर आक्रमण करने का काम करते थे, उनकी चौकियां लूट लेने का काम करते थे, उनके हथियार को लूट लेने का काम करते थे। अंग्रेजों की नाक में दम करने का काम पासी समाज के रणबांकुरों ने किया था। इसी से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने पासी समाज को बर्बाद करने के लिए जराम पे संपत्ति नहीं रख सकते थे। अगर कोई संपत्ति रखता था तो अंग्रेजी हुकूमत उसको जब्त कर लेती थी। पासी समाज का नौजवान झुंड में नहीं टहल सकता था। अगर पुलिस को सूचना मिलती थी तो उन पर लाठीचार्ज हो जाती थी, या तो उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूसने का काम करता था। पासी समाज का नौजवान अगर भूखा है तो उसे कोई रोटी नहीं दे सकता था, अगर प्यासा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता था। अगर दयाबस कोई अगर उनकी मदद कर देता था, अगर अंग्रेजी हुकूमत को पता चलती थी तो उसको भी उस एक्ट में पाबंद कर दिया जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। इस तरीके से पासी समाज की कोई मदद नहीं करता था और पासी समाज अन्य जातियों से दूर होता चला गया, अपना नाम बदलकर खानाबदोश की जिंदगी जीने लगा। मेरे नौजवान साथियों, पासी समाज के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले नजदीकी थानों में आमद करानी पड़ती थी कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। इस तरीके से अंग्रेजों ने पासी समाज को जन्मजात अपराधी घोषित करने का काम किया था। ये देश आजाद हुआ, सभी लोग आजाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए इस काले कानून से पासी समाज नहीं आजाद हुआ। पुलिस प्रशासन का अत्याचार पासी समाज पर जारी रहा। फर्जी इनको मुकदमों में फंसाकर जेल में ठूस दिया जाता था, फर्जी काउंटर कर दिया जाता था। इससे त्रस्त होकर पासी समाज के लोगों ने बापू महाशय मसूरियादीन के नेतृत्व में आंदोलन चलाने का काम किया था। इसको खत्म करने के लिए इलाहाबाद में बैठकें हुई थी, बाराबंकी में हुई थी, हरदोई और सीतापुर लखनऊ में हुई थी। कई बार बैठकें हुई और सरकार को अवगत कराया गया कि इस एक्ट को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब बापू महाशय मसूरियादीन जी ने संसद में यह ललकारते हुए सबको हैरान कर दिया कि हम आजाद तो हो गए हैं, यह देश आजाद हो गया है, हम आजाद भारत में हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जराइम एक्ट जैसे काले कानून से पासी समाज समेत 200 जातियां आज भी नहीं आजाद हुई हैं। आज इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, पासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि इस एक्ट को खत्म करने के लिए आज संसद फैसला नहीं लेती है तो इसी संसद भवन में हम जाहिर कहकर आत्महत्या करने का काम करेंगे। इनकी
बात को सुनकर पूरी संसद सन्न रही गई और उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो गई। तब 31 अगस्त 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को खत्म करने का काम किया था। तब जाके इस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानून से पासी समाज समेत 200 जातियां आजाद हुई। मित्रों, बापू बहादुर से मसूरियादीन के संघर्ष से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, आपकी समस्या का हल करने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद हल करना होगा, आपको खुद आगे आना होगा, अपनी लड़ाई आपको खुद आगे आकर लड़नी होगी। आपको सत्ता की दहलीज तक कोई पहुंचाने नहीं आएगा, इसके लिए आपको खुद आगे आकर संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे समाज के जब भी कोई नौजवान अगर नया करने की कोशिश करता है, वही रूढ़िवादी सोच वाले हमारे अपने समाज के लोग उन पर कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि पासी समाज कभी संगठित नहीं हो सकता, पासी समाज कभी सत्ता की दहलीज पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इन सब की बातों को झुटलाना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं मित्रों, हम कि यह देश गुलाम था, अंग्रेजों के हम अधीन थे, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। तो उस दौर में कुछ ऐसी सोच वाले लोग थे जो कहते थे कि ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, अंग्रेज इस देश को छोड़कर कभी जा नहीं सकते। जब हमारे आप जैसे उस दौर के नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो ऐसे ही लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और दक्षिणा लेने का काम करते थे। मेरे नौजवान साथियों, देश आजाद हुआ है तो हमारे देश के राष्ट्र भक्तों के बलिदान की वजह से आजाद हुआ है, क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान से आजाद हुआ है, इस देश के रणबांकुरों के संघर्षों से आजाद हुआ है। इन्हीं क्रांतिकारियों में मेरे नौजवान साथियों नाम सरदार भगत सिंह का आता है। सरदार भगत सिंह संसद भवन में बम फेंकने का काम किया था। वो किसी की हत्या करने की नियत से नहीं फेंका था, बल्कि इसलिए फेंकने का काम किया था कि इसकी गूंज पूरे देश में जाएगी और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसी सिलसिले में सरदार भगत सिंह की मां उनसे मिलने जेल में जाती है एक दिन पहले और अपने बेटे की दुर्दशा को देखकर रोने लगती हैं। उनके ममतामयी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ये देखकर सरदार भगत सिंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माँ तुम रो रही हो, जब तुम ही रोगी तो पूरे देश की माएं रोएंगी और कहेंगी कि देखो सरदार भगत सिंह की माँ रो रही है। और कोई माँ अपने बेटे को इस देश की आजादी की लड़ाई में नहीं भेजेगा, ऐसी स्थिति में देश आजाद नहीं हो पाएगा माँ। और मेरे मरने के बाद मेरी लाश लेने तुम मत आना, भैया कुलबीर को भेजना, क्योंकि उस समय तुम मेरी लाश लेने आओगी तो मेरी लाश की दुर्दशा को देख के तुम्हारी ममतामयी आंखों में आंसू आ जाएंगे और तुम रोगी तो पूरे देश की माएं कहेंगी कि देखो सरदार भगत सिंह की मां रो रही है। और कोई मां देश की आजादी की लड़ाई में अपने बेटे को नहीं भेजेगी और इस तरीके से ये हमारी मातृभूमि आजाद नहीं हो पाएगी। ये सुनकर सरदार भगत सिंह की मां अपने आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं कि बेटा हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर नाज है, आने वाला इतिहास तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुम लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनोगे, तुम कुल के कलंक के रूप में नहीं बल्कि कुल के तिलक के रूप में जाने जाओगे। और ये जो मेरे आंखों में आंसू है ना बेटा, ये आंसू नहीं है बल्कि एक माँ की ममता की निशानी है। अगर समझो तो मोती है, ना समझो तो पानी है साथियों। इस तरीके से मेरे नौजवान साथियों, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम आजाद भारत में बोल रहे हैं मित्रों। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि पासी समाज को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए, पासी समाज को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पासी समाज के नौजवानों को आना होगा। पासी समाज के नौजवानों को अपने सर पर कफन बांधकर
फासिस्ट समाज में क्रांतिकारी विचारधारा का बम फोड़ना पड़ेगा। जिस दिन अपने सर पे कफन बांधकर हमारा नौजवान बम फोड़ दिया ना, बदलाव लाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो फासिस्ट समाज को एक अलग पहचान न दिला दे। इसलिए हम कहना चाहते हैं मेरे नौजवान साथियों, बदलाव के लिए आपको अपने सर पर कफन बांध के आना पड़ेगा। आपको त्याग और बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि क्रांति की दुल्हन नौजवानों के कंधों पर सवार होकर आती है। तो निश्चित रूप से मेरे नौजवान साथियों, क्रांति की दुल्हन को अपने कंधों पर बैठाकर समाज में परिवर्तन के लिए आगे निकलना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। मित्रों, आप समाज का नेतृत्व दे सकते हैं, आप समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प आप तैयार कर सकते हैं। बस नौजवानों, आपको त्याग और बलिदान की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है। इसलिए हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर एक पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरे नौजवान साथियों, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाशय सूर्यादीन। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई एडवोकेट लालाराम सरोज जी। हम भाई